हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक हों। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। सन 1970 के दशक का महाराष्ट्र कोल्हापुर शहर के पुराने इलाके में एक औरत रहती थी जिसका नाम था अनजान बाई शिंदे। जीवन के संघर्ष में डूबी बेरोजगार, झगड़ालू और एक लापरवाह माँ थी वो। उसका अपराध से रिश्ता तब शुरू हुआ जब वो छोटी चोरी और जेब कटी को अपना धंधा बना लिया। वहीं उसका घर था गरीबी, हिंसा और अपराध से भरा हुआ। उसी माहौल में उसकी दो बेटियां जन्मी, रेणुका और सीमा। अनजान बाई की तरह बेटियां भी बचपन से ही चोरी, छिपे छोटी मोटी वारदातें को अंजाम देने लगी। कहा जाता है कि जब रेणुका मुश्किल से 7-8 साल की ही थी तब उसकी मां ने उसे बाजार में भेजती थी ताकि वह औरतों के पर्स या बच्चों के खिलौने चुरा सके। कभी कोई पकड़ जाए तो अनजान बाई झगड़ा कर लड़ाई करती थी उसके साथ और मामले को वहीं दबा देती थी। माँ के लिए यह अपराध सिर्फ ज़रूरत नहीं, जीवन शैली थी। और जब बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं तो अच्छाई का रास्ता अक्सर इनसे कोसों दूर चला जाता है। साल 1989 तक आते आते रेणुका और सीमा दोनों जवान हो चुकी थी। रेणुका की शादी कैलाश शिंदे नाम के एक व्यक्ति से हुई थी जो खुद एक अपराधी प्रवृत्ति का था। कैलाश और रेणुका ने जल्दी ही महसूस किया कि अपराध सिर्फ एक जुआ या चोरी तक सीमित नहीं है। अपराध के कई रूप हैं। कोई अगर चालाकी से किया जाए तो यह पैसे बनाने की मशीन बन जाता है। इसी बीच रेणुका की बेटी बहन सीमा उनसे जुड़ गई। उनकी मां अनजान बाई, दोनों बेटियां और दामाद कैलाश सब ने मिलकर ऐसा गिरोह बनाया जिसका अपराध देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस गिरोह का तरीका बेहद क्रूर था। वह छोटे बच्चों का अपहरण करते थे और उन्हें अपनी चोरी की राजनीति का हिस्सा बनाते थे। रेणुका और सीमा किसी व्यस्त बाजार या बस स्टैंड पर जाती। वहीं से गरीब या लापरवाह माता पिता को देखती जिनके छोटे बच्चे भीड़ में भटक रहे होते हैं। वह किसी बहाने बच्चे को गोद में उठा लेती और खिलौना या मिठाई खिलाकर बहला फुसला लेती और फिर वहां से उसे लेकर चली जाती। एक बार जब बच्चा उनके कब्जे में आ जाता तो वह उसे इस्तेमाल करती। कभी उसे भीख मांगने में तो कभी चोरी करवाने में। कभी तो उसे ढाल बनाकर अपने अपराध से बचने लगती। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता तो बोलने की कोशिश करता तो वह उसे मार देती। क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि वह बच्चों को किसी न सुनसान जगह पर ले जाकर उनका गला घोंटकर उसे मार देते थे। सन 1989 से लेकर 1996 के बीच उनका आतंक महाराष्ट्र के कई शहरों में फैल चुका था। कोल्हापुर, पुणे, नासिक, ठाणे और सतारा जैसे इलाकों में बच्चे अचानक लापता हो रहे थे। पुलिस के पास हर महीने दर्जनों मिसिंग रिपोर्ट आने लगी, पर कोई सुराग न मिलता। रेणुका और सीमा बहुत चालाक थीं। वह अक्सर अपने साथ किसी किराए की औरत को रखती थी ताकि पुलिस को लगे कि वो किसी साधारण परिवार की यात्रा पर है। जहाँ वह चोरी करती वहाँ बच्चों को आगे बढ़ाकर किसी महिला या का ध्यान भटकाती और जेब काट लेती थी। अगर चोरी के दौरान बच्चा रोने लगता तो ध्यान खींचता तो उसी वक्त वह बच्चा गायब हो जाता। पुलिस को पहली बार शक तब हुआ जब 1996 में पुणे में एक महिला पकड़ी गई जो बाजार में बच्चों के साथ चोरी कर रही थी। पूछताछ में पता चला कि वह बच्चा उसका नहीं है। कई दिनों की जांच में वह महिला टूट गई और उसने बताया कि वह बच्चा उसे रेणुका शिंदे और सीमा गावित ने दिया था। पुलिस ने फौरन रेणुका और सीमा पर निगरानी शुरू की। उनके घर की तलाशी ली जहां बच्चों के कपड़े, खिलौने और कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, पर कोई बच्चा नहीं मिला। पुलिस टीमों ने पुराने मिसिंग केस फाइलों की जांच शुरू की। कई परिवारों ने तस्वीरें देखी और कुछ ने पुष्टि की, हाँ, यही वह महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को बहलाया फुसलाया था।
सन 1996 के नवंबर के कोल्हापुर पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेणुका, सीमा, कैलाश और अनजान भाई को गिरफ्तार कर लिया। पहली पूछताछ में सब ने चुप्पी साध ली, पर जब पुलिस ने सबूत पेश किए तो कड़ाई थोड़ी सी थर्ड डिग्री दिखाई तो वह अपने आप मान गए। रेणुका और सीमा ने कबूल किया कि उन्होंने 13 से अधिक बच्चों का अपहरण किया है, जिनमें से 5 को उन्होंने मार दिया है। उनकी क्रूरता सुनकर पुलिस अधिकारी भी सुन रह गए। रेणुका ने बताया कि एक बार उसने बच्चे को बस के नीचे फेंक दिया ताकि पुलिस पीछा न कर सके। एक अन्य घटना में उन्होंने बच्चे को कपड़ों में लपेटकर मंदिर के पीछे छोड़ दिया। अदालत ने मामला दर्ज किया। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रेणुका शिंदे, सीमा गावित, कैलाश शिंदे एंड अनजान भाई। महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को अत्यंत आपराधिक घोषित कर दिया। सीआईडी ने केस संभाला और 171 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सैकड़ों सबूत जुटाए गए। बच्चों के कपड़े, गहने, खिलौने और गुमशुदगी की रिपोर्ट। अनजान भाई की 1997 में ही जेल में मौत हो गई, लेकिन रेणुका और सीमा ने मुकदमे का सामना किया। अदालत में उनकी निर्दयता उजागर हुई। एक गवाह ने बयान किया कि उसने रेणुका को ट्रेन में एक बच्चे को मारते फेंकते हुए देखा है। दूसरे गवाह ने कहा कि उसने उन्हें मंदिर के पास बच्चे को दम घोंटते हुए देखा है। विशेषज्ञों के अनुसार रेणुका और सीमा की मानसिकता एक जालिम थी। उन्होंने अपराध करने की कोई भी वजह नहीं थी। वह बच्चों को उपयोग की वस्तु समझती थी। रेणुका दिमाग की बहुत तेज था, लेकिन वह योजना बनाती और उसके अनुसार ही चोरी करती और कभी कोई सबूत नहीं छोड़ती थी। सीमा अधिक निर्दयी थी। वह बच्चों को सजा देती थी। कई बार वह बच्चों को भूखा रखती, पीटती और उनसे भीख मंगवाती। कुछ बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ देती ताकि वह मर जाएं और कोई पहचान ना कर सके। 2001 में न्यायालय कोल्हापुर ने दोनों बहनों को मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने कहा कि इन दोनों में मानसिकता सीमाएं लांघ दी हैं। उनका अपराध इतना भयानक है कि जिन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। कैलाश को उम्र कैद हुई क्योंकि उसके खिलाफ ठोस हत्या के सबूत कम थे। रेणुका और सीमा ने उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन हर जगह उनका डेथ सेंटेंस बरकरार रहा। साल 2014 तक आते आते भारत सरकार ने महाराष्ट्रपति के पास उनकी दया याचिका पहुंची। 2001 से लेकर 2014 तक वह नागपुर सेंट्रल जेल में बंद रहीं। कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि उनको फांसी में देरी अमान्य है, पर अदालत ने यह भी माना कि उनकी सज़ा नायाब अपराधों के लिए उचित है। सन 1996 में गिरफ्तारी और 2001 के बीच सत्र अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा के बाद रेणुका और सीमा को कोल्हापुर जेल में नागपुर सेंट्रल जेल में डाल दिया। वहां उन्हें डेथ सेल यानी कि फांसी की सज़ा पर कोठरी पर बंद कर दिया। कैदी नंबर रेणुका शिंदे की उम्र 30 साल थी। कैदी नंबर सीमा गावित की उम्र 28 साल थी। अपराधों का अपहरण और हत्या के मामले उन पर दर्ज थे। जेल अधिकारियों के मुताबिक दोनों बहनों का स्वभाव ठंडा था, पर वह कम बोलती थी और कभी कभी जेल में बच्चों को देखकर भी उनका भाव नहीं दिखाती थी। रेणुका के अंदर बहुत ही धार्मिक हो चुकी थी, जबकि सीमा गुस्सैल और हिंसक बन रही थी। अपराध के बाद आरोपियों को रेणुका और सीमा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी सज़ा के खिलाफ अपील दायर की। उन्हें वकीलों का तर्क था कि उनके ठोस बौद्धिक साक्ष्य कमज़ोर हैं। उनके गवाहों पर बयानों में उसे प्रतिरोधित किया गया। अदालत ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया। 2004 में बम्बई हाई कोर्ट के सदर अदालत का फैसला कायम रखते हुए कहा कि अपराध इतना अमानवीय है कि किसी नरमी की गुंजाइश ही नहीं। यह महिलाएं बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती थी। आज के समाज में इनको जीवित रहने का
कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 2006 में देश की सर्वोच्च अदालत ने विस्तृत सुनाया कि गवाहों, सबूतों और पुलिस जांच में दस्तावेज की समीक्षा की गई। 31 अगस्त 2006 को उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह दुर्लभ अपराध है। इन दोनों को बचपन में ही मासूमियत को अपना व्यापार बना लिया था। लेकिन यह याचिका 6 साल तक लंबी चलती रही। नागपुर जेल की रिपोर्टों से पता चला कि दोनों का व्यवहार अन्य कैदियों से अलग है। रेणुका और धीरे धीरे चुप रहने लगी। वह जेल में कपड़े सीने का काम करने लगी तो कभी कभी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती। सीमा का स्वभाव उग्र बना रहा। कई बार जेल कर्मचारियों से झगड़ चुकी थी। कभी खाना फेंक देती थी तो कभी चिल्लाने लगती थी। तो कई बार कहती थी कि हमारी मौत कब आएगी, हर दिन मर रहे हैं हम। जेल अधिकारी कहते हैं कि यह दोनों औरतें मौत के मंजर से टूट चुकी थीं। रेणुका को नींद की दवाइयाँ दी जाने लगीं। कभी कभी वह दीवार पर बच्चों के नाम लिखती, शायद उन बच्चों ने जिन्हें उसने खुद मार दिया था। आखिरकार 18 जुलाई 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी। अब कानूनी रूप में दोनों को किसी समय फांसी दी जा सकती थी। महाराष्ट्र सरकार ने जेल विभाग को तैयारी के आदेश दिए। तभी एक नया मोड़ आया। मानव अधिकार संगठनों और वकीलों ने अदालत में याचिका दायर की कि दया याचिका में 8 साल की देरी खुद अमानवीय सजा है। उन्होंने तर्क दिया कि मौत की सज़ा तुरंत नहीं दी जाएगी, बल्कि इनमें 8 साल तक दिन की मौत से डरा कर रखा गया है। यह भी तर्क एक मानसिकता की यातना है। 2014 के अंत में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश प्रस्तुत किया कि रेणुका शिंदे और सीमा गावित की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। तब अदालत ने 18 साल की देरी अस्वीकार की एक कार्य था। कोई भी व्यक्ति वर्षों तक मौत की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। जिनकी फांसी राष्ट्रपति द्वारा मंजूर की थी, पर अदालत ने उसे डिले करके बदल दिया था। इस फैसले को पूरे देश में बहस छिड़ गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि इन अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए। पुलिस विभाग ने पुराने केसों की समीक्षा की। कई बार ऐसे केस सामने आए जिनमें से उन्हें बहुत अपहरण बच्चों की लाशें और कभी नहीं मिली। कुछ परिवार आज भी उम्मीद छोड़ नहीं है। उन्होंने करीब 13 बच्चों का अपहरण किया और 5 की हत्या साबित हो गई। सीआईडी रिपोर्ट में लिखा गया कि यह अपराध भारत के इतिहास में बच्चों के संबंधित सबसे बहुत बड़े अपराधों में से एक है। 2025 तक जेल रिकॉर्ड के अनुसार रेणुका शिंदे और सीमत गावित अभी भी नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और वे लगभग 29 साल से उम्र कैद में हैं। रेणुका की उम्र अब 60 साल की है और शांत, बीमार और धार्मिक हो चुकी है। वह जेल की पुस्तकालय में काम करती है और बच्चों को पढ़ाना सिखाती हैं। सीमा अब भी चुपचाप रहती है, पर जेल अधिकारियों से कहते हैं कि उसी मानसिकता को झटके लगे हैं। वह कभी कभी बच्चों के नाम पुकारती है और खुद से बातें करने लगती हैं। दोनों के परिवार उनसे सारे संबंध तोड़ दिए हैं। उनके परिवार वालों ने कोई भी उन्हें मिलने गिलने नहीं आता। भारत में रेणुका सीमा का मामला एक मिसाल बन गया, कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। यह केस 3 बड़े सवाल छोड़ गया। क्या अपराधी की सज़ा में देरी भी अन्याय कहलाती है? नंबर 2, क्या किसी भी कारण से मौत की सज़ा को टाला जा सकता है? और नंबर 3, और क्या ऐसे अपराधों के लिए माफ़ी की कोई नैतिक अधिकार बचता है? कई लाख स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आज भी इस केस को द गावित शिंदे केस के नाम से पढ़ा जाता है। रेणुका और सीमा की कहानी किसी उपन्यास की तरह होती है। यह हकीकत थी। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।